आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आज सैटरडे है। आज ऑफिस का सारा काम निपटा कर कुछ दिन की छुट्टी लेने वाला हूँ। घर आकर देखा तो मेरी पत्नी ने कल जाने का सारा काम निपटा लिया था। बहुत खुश थी। हमारी शादी को अभी 1 साल हो चुका था। कहने को तो अरेंज मैरिज थी। रिश्ता पक्का होने के बाद हम दोनों के बीच बहुत प्यार हो गया था। हमने इस शादी को लव मैरिज में ही बदल दी थी। सुबह हो चुकी थी। हम जाने की तैयारी में थे। तभी मेरे बॉस का कॉल आया और बोले, शिवांश जल्दी ऑफिस आओ, यहाँ तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मना तो मैं कर नहीं सकता था। मैंने रितिका को आवाज़ लगाई। बोला, बॉस का कॉल आया है, मुझे जाना होगा, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। मेरी पत्नी थोड़ा गुस्सा थी, पर जैसे तैसे मैंने उसे मना लिया। अब मुझे अपना काम निपटा कर जल्दी घर जाना था। पर ना जाने आज का दिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था। बाकी दिन से वो दिन बहुत ही ज़्यादा अजीब था। काफ़ी चीज़ें सुनसान जैसी थी। अब मैं अपना काम निपटा कर घर पहुंचने ही वाला था। तकरीबन 4:30 बज चुके थे। मैं घर आ गया था। रितिका गुस्से में थी। उसका गुस्सा होना लाजमी था। पर हम उसी शाम को निकल गए थे। हमें निकलते निकलते 6 बज चुके थे। ठंड का वक्त था तो अंधेरा भी जल्दी हो चुका था। तकरीबन हम 9 बजे हाईवे पर आ चुके थे। पर वो रात भी बहुत अजीब सुनसान थी, मानो उस रात पर कोई पहरा दे रहा हो। काले सुनसान रात पर चांदनी की रोशनी भी पूरी नहीं थी। बहुत परेशान कर रही थी वो रात। अब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं थी। तकरीबन 10 बज चुके थे। गाड़ी अपनी सही रफ्तार में जा रही थी। गाड़ी में गाना चलाते हुए हम दोनों मज़े में जा रहे थे। तभी गाड़ी के सामने अचानक से एक आदमी आ जाता है। इससे पहले मैं गाड़ी रोकता, मैंने उस आदमी को उड़ा दिया था। मैंने न दाएं देखा न बाएं, सीधा गाड़ी से उतरा और पीछे देखने गया कि वो आदमी जिंदा है या मर गया। जैसे ही मैं उस आदमी के पास पहुंचता हूँ, देखता हूँ वो आदमी वहां पर था ही नहीं। उसे देखते हुए मेरे कानों में उस हाईवे वाले जंगल की शांति सुनाई दे रही थी। मैं हक्का बक्का हो गया। मैंने अपने मन को संभाल लिया। फिर कार के पास गया। जैसे ही गाड़ी में बैठा, रितिका बोली, क्या हुआ, क्यों गए थे पीछे? मैं हैरान था कि वो उस वक्त जाग रही थी जिस वक्त वो आदमी गाड़ी से टकराकर पीछे गिर गया था। मैंने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो थोड़ा पीछे देखने गया था। रितिका कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो मेरे चेहरे का बहता हुआ पसीना देख पा रही थी। इससे पहले वो मेरे पसीने के बारे में पूछती, मैंने बात को टालते हुए कहा, देखो हम पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है अब। मैं भी उस कड़ाके की ठंड में पसीने से लिपटा हुआ था। रास्ते का सफर चालू करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर भी नहीं गए होंगे हम। मैं अब थोड़ा अच्छा फील कर रहा था। मैंने फिर से गाड़ी की रफ्तार तेज कर ली थी। गाड़ी की रफ्तार तेज करे हुए हम मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं गए होंगे। तभी अचानक से वह आदमी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसे अभी कुछ देर पहले मैंने गाड़ी से उड़ा दिया था। अभी भी उसे उड़ाने के बाद मैंने गाड़ी का जोरदार ब्रेक लगाया और रितिका हैरान थी कि मैंने इतना तेज ब्रेक क्यों लगाया। मैं बस रितिका को देख रहा था, ये जानने के लिए कि उसने इस बार भी कुछ देखा या नहीं। अफसोस, उसे इस बार भी कुछ नहीं दिखा। रितिका चिल्लाई और बोली, शिवांश ये क्या बेहुदा हरकतें हैं। मुझसे रुका नहीं गया और मैंने सब बता दिया। वो आदमी जिसे मैंने गाड़ी से उड़ा दिया था। रितिका, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें पता है ना, मैं अभी तक सोई भी नहीं हूँ, तब से जाग रही हूँ। शिवांश, अच्छा ठीक है, चलो एक बार मेरे साथ पीछे देखो वो आदमी है या नहीं। हम पीछे गए। हम दोनों को वहाँ कोई आदमी नहीं दिखा और ना कोई लाश। हमने दाएं बाएं भी देखा पर हमें कुछ भी नहीं दिखा। तो रितिका बोली, देखा कुछ भी नहीं है, चलो गाड़ी में बैठो। रितिका, देखो मुझे लगता है ये आपको ज़्यादा देर ऑफिस में काम करने की वजह से हो रहा है। आपको आराम करने का वक्त नहीं मिला है। शायद ये आपको थकावट की वजह से लग रहा है। आप थोड़ा आराम कर लो, मैं गाड़ी चला लेती हूँ। वैसे भी हम दूर थोड़ी ना हैं। आप इतने आराम करो, मैं कार चलाती हूँ। आप सो जाओ तब तक। यकीन तो नहीं हो रहा था, पर जो मैंने देखा था वो मेरा भ्रम था या सच था। और रितिका की बातों में भी दम था। मैंने ज़्यादा वक्त ना लेते हुए उसे कार चलाने दी। पर अब बारी थी रितिका की कि वो इसका सामना कर पाएगी या नहीं।
गाड़ी की रफ्तार तेज थी। रितिका को शुरू से ही तेज चलना, तेज गाड़ी चलाना पसंद है। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज रखी। बस अभी हमारा रास्ता 500 किलोमीटर दूर था। रितिका की गाड़ी के सामने वही आदमी आ गया जो कुछ देर पहले शिवांश की गाड़ी के सामने आया था। रितिका की गाड़ी इतनी तेज थी कि उससे सही वक्त पर ब्रेक नहीं लगे और उसने उस आदमी को उड़ा दिया। इस बार माजरा कुछ और था, क्योंकि इस बार शिवांश ने भी वो चीज़ महसूस करी कि कोई आदमी गाड़ी से टकराया गया हो। रितिका रोने लगी, बार बार बस एक ही बात बोल रही थी, ये मैंने जानबूझकर नहीं करा, ये मैंने जानबूझकर नहीं करा, मुझसे गलती हो गई। शिवांश, पहले बाहर चल के ये देखो कि वो सच में कोई था जो गाड़ी से टकराया था। कहीं ये भी मेरी तरह आंखों का धोखा तो नहीं। रितिका, हाँ हाँ चलो। मैं और रितिका दोनों पीछे गए और देखा कि इस बार वही आदमी था जो बार बार गाड़ी से टकरा रहा था। इस बार उसकी लाश सामने पड़ी हुई थी, पर उसका मुंह नीचे की ओर था। मैं जैसे ही उसका मुंह देखने को चला, तभी उनके गाड़ी में से कोई हॉर्न दे रहा था। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, गाड़ी के अंदर वही आदमी जैसा एक आदमी दिखाई दिया। हमने तभी उस जमीन पर पड़े आदमी की तरफ देखा, तब तक वो आदमी गायब हो चुका था। हमने फिर से गाड़ी के अंदर देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। हम दोनों हक्का बक्का हो चुके थे। इस कड़ाके की ठंड में पसीना इस तरह बह रहा था मानो हम गर्मी में एक आग के सामने खड़े हों। पसीने की लपटें बहती जा रही थी। हम तभी गाड़ी में बैठे और वहां से तुरंत अपने रिजॉर्ट की तरफ भागे। अब रिजॉर्ट ज़्यादा दूर नहीं था। रिजॉर्ट के अंदर जाने के लिए एंट्री गेट तकरीबन 10 मीटर दूरी पर था। वहां से हमें पैदल जाना था। वहां पहुंचने से पहले ही हमारी कार के सामने एक बिल्ली आ गई। हमारी गाड़ी पर नियंत्रण ना होके वो गाड़ी रिजॉर्ट के बोर्ड पे जा टकराई और रितिका उस टक्कर से घायल हो गई। उसको मेरे मुकाबले ज़्यादा चोटें आई थी। रिजॉर्ट का सिक्योरिटी गार्ड आया और हम दोनों को अंदर ले गया। वहां पर उसने हमारे लिए डॉक्टर को बुला लिया। रितिका अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर ने बोला उसे होश आने में सुबह तक का वक्त लग सकता है। मैंने उसे आराम करने दिया और गाड़ी का हाल देखने गया। देखा कि गाड़ी को इतना खास नुकसान नहीं हुआ है। मैंने रास्ते में इतना सब कुछ देखने के बाद तभी मैकेनिक को कॉल कर दी। मैकेनिक बोला, साहब आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, रास्ता अब पहले जैसा नहीं रहा है। मतलब? कुछ नहीं साहब, ये बोल के उसने फ़ोन काट दिया। अब मुझे ये रिजॉर्ट देखना था। ये रिजॉर्ट अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। पिछले साल इस कड़ाके की ठंड में बहुत लोग थे। इस बार हमारे अलावा कोई नहीं दिख रहा था। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, इस बार यहाँ लोग नहीं हैं, क्या बात है? उसने बड़ा अजीब सा जवाब दिया, अब यहाँ मरे ही तो जिंदा ही रहते हैं, तो किसी और की क्या ज़रूरत होगी? मतलब? कुछ नहीं साहब, आप जाइए, सो जाइए, आपकी पत्नी रितिका अकेली है। मैं थका हुआ था और सीधा अपने कमरे में चला गया। देखा तो रितिका आराम से सो रही है, यानी बेहोशी में है। मैं भी उसी के बगल में जाकर लेट गया। सोते वक्त मुझे अचानक एक बात याद आई कि उस सिक्योरिटी गार्ड को कैसे पता चला कि मेरी पत्नी का नाम रितिका है। मैं हैरान था। रात के 3 बज रहे थे। मेरे फ़ोन पर किसी की कॉल थी। ये नंबर मेरे मैकेनिक का था। उसने बोला, साहब मैं कार सही करने आया हूँ, आप नीचे आ जाइए। यार सुबह ही आ जाते, अभी तो बहुत रात हो रही है। मैकेनिक, साहब आ जाइए ना, कल भी बहुत काम है। रुको मैं आता हूँ। मेरे नीचे आते ही मैकेनिक अपने काम पर लग गया था। मैंने उससे पूछा, यहाँ पर अब कोई आता क्यों नहीं है? पहले तो यहाँ इस मौसम में बहुत लोग आते थे, इस बार ये खाली खाली क्यों है? अब यहाँ मरे ही तो जिंदा ही तो रहते हैं, तो किसी और की क्या ज़रूरत होगी? मैंने कहा, मतलब? कुछ नहीं साहब, बस पता नहीं साहब, अब यहाँ हादसे खत्म ही नहीं होते हैं। आए दिन लोग आते हैं जाते हैं। मुझे यहाँ सिर्फ अभी रहे हुए 3 महीने भी नहीं हुए हैं। वो कुछ अजीब ही है ये जगह। वैसे साहब आप आराम करिए, मैं आपकी गाड़ी सही करके दे दूँगा। मुझे उस मैकेनिक पर भरोसा नहीं था तो मैंने उससे बोला, मैं यहीं रुकता हूँ। वैसे भी मैंने बहुत आराम कर लिया है और यहाँ अच्छा टाइम पास हो जाएगा। 5 बजे तक गाड़ी सही हो चुकी थी। मैंने उसे पैसे दे दिए थे। जाते वक्त वो बोला कि साहब ध्यान रखना अपना,
और एक अजीब सी डरावनी स्माइल दी और चला गया। देखते देखते वो धुंध में गायब हो गया। मेरा पूरा दिमाग हिला हुआ था, ना जाने कैसी जगह, कैसे लोग हैं। अब बस गाड़ी ठीक हो चुकी थी, मुझे इस मनहूस जगह से निकलना था। मैं अपने रूम में जा रहा था, इतने में सिक्योरिटी गार्ड मिला और कहा, साहब आपका खाना आपके रूम तक पहुंचा दिया है, आप जाइए अपना खाना खा लीजिए। मैं जल्दी में था, मैं सीधा रूम में चला गया। सीढ़ियों पर जाते वक्त मुझे ध्यान आया, ये तो सिक्योरिटी गार्ड है, इसके पास मेरे रूम की चाबी कहाँ से आई। इससे पहले मुझे कुछ समझ आए, उससे पहले ही मैं अपनी रितिका के पास गया, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। मैं अपने रूम के गेट तक पहुंचा ही था कि मुझे मेरे रूम से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने चाबी लगाई और सीधा कमरे में गया और देखा कि मेरी पत्नी तो सो रही है अभी तक। अब मुझे उस गार्ड से मिलना था। मैंने पूरा रिजॉर्ट छान लिया पर मुझे उस गार्ड की परछाई तक नहीं दिखी। अब मैं सबसे नीचे था। मैं थक हार के सीधा अपने रूम में जाने लगा। जाते वक्त सीढ़ियों पर मुझे वही रोने की आवाज़ आने लगी, पर इस बार वो आवाज़ एक नहीं दो लोगों की थी। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी थी। मुझे रितिका की चिंता थी, बस यही था दिमाग में उसे कुछ ना हुआ हो। मैं जैसे ही रूम में घुसा तो देखा कि रितिका अपने कमरे में नहीं है। मैं पागल सा हो गया था, आखिर वो कहाँ गई। मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, रितिका कहाँ हो तुम, रितिका कहाँ हो तुम। मैं फिर से उसे ढूंढने लगा। रिजॉर्ट का हर एक कोना कोना मैंने देखा, पर रितिका मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। रिजॉर्ट की बालकनी से मैंने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड सबसे नीचे खड़ा पेड़ों में पानी दे रहा है। उसे देखते ही मेरा खून खौल उठा। मैं सीधा नीचे गया, उसका कॉलर पकड़ा और बोला, मेरी रितिका कहाँ है, बता, क्या किया तूने उसके साथ, बोल कहाँ है। इतने में सिक्योरिटी गार्ड एक डरावनी आवाज़ में बोला, छोड़ दीजिए साहब, वरना आपकी रितिका सीधे ऊपर ही जाएगी। गार्ड सीटी मारते मारते ऊपर देखने लगा। मैंने उसका कॉलर पकड़े ही रिजॉर्ट की छत पर देखा। मैं हैरान था, रितिका उसे रिजॉर्ट की छत पर खड़ी थी नीचे कूदने के लिए। मैंने तुरंत गार्ड की तरफ देखा तो गार्ड का कॉलर मेरे हाथ में नहीं था, वो हवा में ही कहीं गायब हो गया था। मैं सीधा ऊपर की ओर दौड़ा, रितिका रितिका चिल्लाते हुए। मैं जैसे ही छत पर पहुंचा, रितिका रोने लगी, बोली, शिवांश मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, बचा लो प्लीज़। मैं रितिका के पास पहुंचा, इतने में मुझे मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, शिवांश वहाँ मत जाओ, वो रितिका नहीं है, मत जाओ प्लीज़। मैंने देखा कि मेरे पीछे भी एक रितिका खड़ी है। दोनों ही यही बोल रही थी कि वो असली रितिका नहीं है। मैं पागल होता जा रहा था। तभी मैंने सोचा कि अगर ये असली रितिका होती तो यहाँ छत पर मरने के लिए नहीं खड़ी होती। इसीलिए मैं फिर सीधा पीछे खड़ी रितिका के पास जाने लगा, उसे गले लगाने लगा। पर मैं गलत था, वो लड़की रितिका नहीं थी। उसे लगाते ही एक मर्दान की आवाज़ में बोली, साहब आप मुझे क्यों गले लगा रहे हैं। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो मेरा शरीर पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। वो मेरी पत्नी ही नहीं थी, वो सिक्योरिटी गार्ड था, जो अब एक डरावनी आवाज़ में हंसता हंसता पलक झपकते गायब हो गया। अब मैंने रितिका की ओर देखा तो वो बस नीचे गिरने ही वाली थी। इतने में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कस के गले लगा लिया और बोला, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रितिका। रितिका भी रोने लगी, परेशान भी हो गई थी। वो बोली, जब तुम मुझे कहीं भी नहीं दिखे तो मैंने तुम्हें पूरे रिजॉर्ट में देखा, पर तुम मुझे कहीं पर भी नहीं दिखे। मैं हैरान था कि रितिका ने भी मुझे नहीं देखा, बल्कि वो भी मुझे ढूंढ रही थी। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और बोला, हमें यहाँ से अभी जाना होगा, हम यहाँ नहीं रुक सकते, इस जगह में कुछ तो है रितिका। हाँ हाँ चलो चलो, मुझे ये जगह बहुत अजीब लग रही है, चलो चलते हैं। हम दोनों सीधा पहले रूम में गए। रिस्क तो था, पर हमारी कीमती चीज़ें भी रूम में थी और उससे बड़ी बात, कार की चाबी भी रूम में थी। सीधा रूम में घुसे, उस रूम का सन्नाटा बता रहा था कुछ बुरा होने का सन्नाटा है। मैंने रितिका से बोला, जो सामान पैक होता है वो सामान पैक करो, मैं वॉशरूम के बाहर के वॉश बेसिन में मुंह धोता हूँ। मैं वॉश बेसिन में मुंह धोने लगा। मेरे पानी की छींटे यानी पानी मुंह पर मारा तो देखा वॉश बेसिन के शीशे पर एक औरत मुझे घूर रही थी। मैं डर गया और सीधा पीछे जाके गिरा। मेरे सिर में दीवार बहुत जोर से लगी थी, बहुत तेज दर्द हो रहा था, आंखें खोलने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। इतने में मैंने ध्यान से सुना कि अंदर रूम से किसी दो लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है।
मैं अंदर रूम में सीधा दौड़ते हुए गया और देखा कि रितिका चिल्ला रही है और वह बोल रही है, मदद करो, मदद करो। उससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि चिल्ला वह रही थी पर आवाज़ दो लोगों की आ रही है, एक औरत की और एक आदमी की है। तभी मुझे होश आया ये आवाज़ सुनते सुनते कि ये आवाज़ वही है और ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं ये हमारी वजह से हो रही हैं। जब हम पिछले साल यहाँ आए थे हमने बहुत मज़े करे थे, बहुत खुश थे हम दोनों, साथ में यहाँ इतना मज़ा करा था। पर ये जगह थोड़े जंगली इलाके में थी, रास्ता सुनसान था। बहुत मज़े करने के बाद यहाँ से अलविदा करने का वक्त आ चुका था। मन नहीं था जाने का पर जाना पड़ा। यहाँ से जाने के बाद रास्ता सुनसान था। रास्ते में हमें एक शादीशुदा कपल दिखे जिनकी गाड़ी खराब थी। वो कपल बीच रास्ते में खड़े होकर मदद करो चिल्ला रहे थे। हमें लूटपाट का डर था। हमारे इस डर की वजह से हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हमने गाड़ी नहीं रोकी थी, हम सीधा चले गए थे। अगले दिन मैं चाय पी रहा था, न्यूज़पेपर देखा तो पता चला उस रिजॉर्ट से निकले हुए दो कपल जिनके बीच रास्ते में कार खराब होने के कारण लुटेरों ने उनको मार डाला और सारा सामान चुरा लिया। हम दोनों ने जब यह न्यूज़ देखी तो हम बहुत दुखी हुए, बहुत पछतावा था, काश हमने उनकी मदद की होती। ये सोचते हुए मैं एकदम से जागा और मैं रितिका के पास गया और उसे पकड़ा और बोलने लगा, क्या हुआ रितिका, होश में आओ, होश में आओ रितिका, जागो रितिका, जागो। इतने में उसने मुझे इतना तेज़ धक्का मारा कि मैं पीछे दीवार पर जाकर गिरा। मेरे सिर में बहुत तेज़ लगी। मैंने जैसे तैसे अपने आप को बेहोश होने से बचाया और इतने में रितिका होश में आई और बोली, शिवांश मुझे बचा लो। इतना बोलते ही रितिका बेहोश हो गई। मैं उठा, कार की चाबी ली और रितिका को गोद में उठाया और सीधा नीचे कार के पास भागा। कार पर पहुंचकर मैंने रितिका को पीछे वाली सीट पर लेटा दिया। मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी रिवर्स करनी थी, पर जैसे ही मेरे सामने रिजॉर्ट को देखा तो मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था, क्योंकि सामने जो था वो मेरे आपे से बाहर था। सामने जिस रिजॉर्ट पे हम रुके थे वह रिजॉर्ट के बाहर ताला लगा हुआ था और जिस बोर्ड पर हमारी गाड़ी टकराई थी कल रात, उस बोर्ड पर लिखा था अबैंडन्ड प्लेस बाय 14 फरवरी 2019 और आज भी 14 फरवरी है, यानी ये जगह पिछले साल से बंद है। मेरे दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि जब ये जगह बंद है तो फिर हम इस जगह के अंदर कैसे गए, आखिर जो सब हुआ वह कैसे हुआ। बहुत से ऐसे सवाल थे जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। मैंने अब सोचना बंद करते हुए गाड़ी मोड़ी और अपने रास्ते चल दिया। मैं रो रहा था ये सब देखने के बाद, बस यही बोल रहा था, मुझे पछतावा है, मुझे पछतावा है, मुझे पछतावा है। मेरे पीछे वाली सीट से वही दो आवाज़ें आई, अब पछतावा है तो सज़ा भी भुगत लो, तुम्हारी मौत निश्चित है। इतना बोलते ही मैंने पीछे देखा तो गाड़ी में वही कपल और सिक्योरिटी गार्ड थे। इतना देखते ही गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार में एक पेड़ से जा टकराई। 3 महीने बाद मैं होश में आया, धीरे धीरे आंखें खोली, सब कुछ धुंधला धुंधला था। मेरे सर के ऊपर लाइटें जल रही थी। मुझे सही से देखने में थोड़ा वक्त लगा, फिर मैंने देखा कि मैं एक बेड पर लेटा हूँ। मेरे पास कुछ मशीनें हैं। ध्यान से देखने पर पता चला कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। जब मुझे होश आया तो एक नर्स मेरे पास आई और बोली, 3 महीने बीत चुके हैं, आप कोमा में थे। मैं बोला, क्या? मैं कोमा में था? पर कैसे? नर्स बोली, जी हाँ, आपकी कार की टक्कर हुई थी एक सुनसान रास्ते पर। एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था, उसने ही हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में खबर दी थी। हमें आपको लाते हुए बहुत परेशानी हुई। मैंने बोला, मतलब ये कि ये आपको अभी और आराम करना है, आप लेट जाइए, आप अभी कोमा से उठे हैं। मैं बोला कि पर मेरी पत्नी रितिका कहाँ है? नर्स चुपचाप थी, उसने कुछ नहीं बोला। शिवांश, मेरी रितिका कहाँ है? बोलो ना, मेरी रितिका कहाँ है? प्लीज़ बोलो ना, कहाँ है वो? चुप क्यों हो? नर्स कुछ बोलती, इतने में डॉक्टर आए, बोले, आई एम सॉरी, अब वह जिंदा नहीं है, उसकी मौत कार एक्सीडेंट में ही हो गई थी। ये लीजिए उसके पेपर्स, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। डॉक्टर उसे पढ़ के सुनाता पर मैंने मना कर दिया और वही सर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा
और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। डॉक्टर ने नर्स से साइड में आके बोला, इसे हम अभी डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, इसीलिए अभी तो बिल्कुल नहीं। और कल से इनके लिए हम फिजिकल थेरेपिस्ट को बुलाएंगे जो इनके शरीर और दिमाग को चुस्त रखेंगे और इन्हें सही होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर कुछ दिन लगे मुझे सही होने में। शुरुआती दिनों में बहुत दिक्कत हुई, फिर धीरे धीरे रोज़ एक्सरसाइज होने लगी। मैं अपने वक्त के मुकाबले पहले ही सही होने लगा। पूरे 3 हफ्ते बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। अब मैं अच्छे से ठीक हो चुका हूँ, पहले से बेहतर हूँ। घर पहुँचा, जब घर का दरवाज़ा खोला तो मैं घर के अंदर गया। अपना सर ऊपर करके देखा तो मैं उसी रिजॉर्ट के रूम में था जिस रूम में रितिका और मैं रुके थे। मैंने आंखों को रगड़ा, फिर ऊपर देखा तो मैं अपने रूम में ही था। रूम की दीवारों को देख रहा था। चारों ओर रितिका और मेरी ही तस्वीरें थी। रितिका की तस्वीर हाथ में लेते हुए रो रहा था, बस एक ही चीज़ बोल रहा था, मुझे माफ़ कर दो रितिका, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। वहाँ एक हमारी पिछले साल की वही रिजॉर्ट की एल्बम थी। उसमें रितिका और मेरी उसी रिजॉर्ट के कुएं के पास की पिक थी। और वहाँ एक सबसे पुराना पेड़ है जो बहुत ही सुंदर था, उसके पास की पिक थी। बहुत तरह तरह की पिक ली थी हमने। इन्हें देखते देखते आंखों में आंसू छलक उठे। मैं सामने जमीन पर बैठ गया, अपने घुटने के बीच में सर रखकर रोने लगा। मुझे ऐसे बैठे काफी देर हो चुकी थी। इसी बीच मेरे घर की बेल बजती है। गेट खोलने पर देखता हूँ कि एक नौजवान पुलिस ऑफिसर खड़ा है। पुलिस ऑफिसर कहता है, माफ करना मिस्टर शिवांश, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमें डॉक्टर ने बताया है कि आप आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हो, तो सोचा ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और आपके पास आ जाते हैं। क्या हमें आपका थोड़ा सा वक्त मिल सकता है? शिवांश, हाँ आइए। ऑफिसर, देखिए आपके साथ जो कुछ हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। शिवांश, अंदर ही अंदर टूट चुका हूँ साहब, अब क्या चाहिए आपको ये बताओ। ऑफिसर, जी माफ़ करना, हम बस ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आपका और आपकी पत्नी का ये हाल हो गया। जानता हूँ ये सब बताने के लिए बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए, अगर आप बताएंगे नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शिवांश, ऑफिसर के यही बोलते ही मेरे दिमाग में वही दुर्घटना घूमने लगी, वही हमारा भागना, वही मेरा रितिका रितिका चिल्लाना, वही रितिका का बोलना, शिवांश मुझे बचा लो, मेरा रितिका को उठा के कार के पीछे वाली सीट पर लेटाना और जैसे ही गाड़ी का टकराना उस जोरदार सपने से बाहर निकलना। ऑफिसर, सर, सर कुछ बोलिए, कहाँ खो गए आप? शिवांश, हाँ हाँ मैं यही हूँ, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? ऑफिसर, वही कि आपके साथ क्या हुआ था उस रिजॉर्ट में। देखिए, जानता हूँ इसे बताने के लिए बहुत मजबूत दिल होना चाहिए, अगर आप नहीं बोल सकते तो हम बाद में आ जाएंगे। शिवांश, नहीं नहीं मैं बताता हूँ, बस आप इतना याद रखिए कि ये जो बातें हैं वो सच है। अब ये आपके हाथ में ही है कि आप यकीन करना चाहें या ना करना चाहें। मैंने सब बता दिया, क्या क्या हुआ था हमारे साथ उस रिजॉर्ट में। ये सब बताने के बाद ऑफिसर के पसीने छूट रहे थे, मानो कि ये सब इन सब बातों से रूबरू हो। ऑफिसर, देखिए इन सब बातों का वैसे तो कोई मतलब नहीं बनता है। आज के इस दौर में भूत पिशाच ये सब बकवास है। खैर, इन सब बातों का पता हम खुद लगा लेंगे और अभी आपको आराम की ज़रूरत है, आप आराम करिए। ऑफिसर जाने लगा। इतने में ऑफिसर गेट पे खड़ा बोलता है, वैसे ये लीजिए, यह वह फ़ोटोज़ हैं जहाँ आपकी गाड़ी टकराई थी। उस फोटोज़ में गाड़ी के अंदर था और रितिका मेरी ड्राइविंग सीट के बाहर थी। ऑफिसर बोलता है, और ध्यान से देखिएगा इन फोटोज़ को कहीं कुछ हो ना। और एक अजीब सी मुस्कुराहट देकर चला गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी पर वो रुका नहीं, सीधा चला गया। मैं फिर अपने गेट पर पहुंचा। जैसे ही गेट खोलने को चला तो मैंने ध्यान से सुना, अंदर किसी दो लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही है। वह आवाज़ ध्यान से सुनने पर उन्हें दो कपल की थी। मैं सुन पड़ चुका था। थोड़ी बहुत हिम्मत दिखा के मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, तुरंत एक ज़ोरदार चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ! मैं कानों पे हाथ रख के चिल्लाता हूँ, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। यह कहते ही घर में सन्नाटा छा जाता है
और तभी मेरे पीछे कंधे पर कोई हाथ रखता है। मैं डर जाता हूँ और पीछे तुरंत मुड़ के देखता हूँ तो देखता हूँ कि पीछे हमारे बाजू में रहने वाली काकी थी, जिन्हें मैं और रितिका ताई जी कहकर बुलाते हैं। ताई जी बोलती हैं, क्या हुआ बेटा, किस पे चिल्ला रहे हो? शिवांश, कुछ नहीं ताई जी, आप बताइए आपका कैसे आना हुआ? ताई जी, बेटा जो सब कुछ हुआ उसे सुनकर बहुत दुख हुआ, और जब पता चला कि तुम आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। आओ मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। शिवांश, शुक्रिया ताई जी, पर भूख बिल्कुल भी नहीं है। ताई जी, चुप कर, घर आए खाने को कभी मना नहीं करते। आजा, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। ताई जी को मना करना बहुत मुश्किल था। ताई के हाथों के खाने में जादू था। खाना खाने के बाद मैं जल्दी सोने चला गया था, क्योंकि कल से मैं ऑफिस काम करने जाने वाला था। मैं सोने चला गया। बहुत गहरी नींद थी। रितिका, शिवांश उठो ना, पानी ला दो, बहुत प्यास लग रही है। शिवांश, खुद जाकर ले लो यार, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, कल ऑफिस भी जाना है, सोने दो। रितिका, प्लीज ना, प्यास लग रही है, उठ जाओ ना। बहुत हो गया, उठो, जल्दी उठो। शिवांश, अच्छा मेरी माँ लाया, सोने भी नहीं देती है। मैं उठा, पानी लेने गया, रसोई तक पहुंचा ही था कि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था, क्योंकि मेरी रितिका तो अब जिंदा ही है ही नहीं, तो वो कौन था? मैं इस गर्मी में बहुत बुरी तरह कांप रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कमरे में जाऊं। मैंने कोशिश करी और धीरे धीरे अपने कमरे में जाने लगा। गेट तक जैसे ही पहुंचा, मैंने धीरे से गेट खोला तो देखता हूँ कि उन दो कपल ने रितिका को पकड़ा हुआ था और रितिका जोर जोर से चिल्ला रही है, शिवांश मुझे बचा लो, शिवांश मुझे बचा लो, शिवांश ये मुझे मार देंगे, प्लीज शिवांश मुझे बचा लो। तभी मेरी आंखें खुलती हैं अलार्म की वजह से, और डर के बैठ जाता हूँ। मैं पसीने से भीग चुका था, पसीना पानी की तरह बह रहा था, और बोलता हूँ, ओह ये सपना था। वक्त भी हो चुका था और मैं भी तैयार हो चुका था। ताई जी भी नाश्ता ले आई थी। नाश्ता करने के बाद मैं तुरंत ऑफिस के लिए निकल गया था। काफ़ी अजीब लग रहा था इतना सब कुछ होने के बाद, पर ऑफिस जाना भी ज़रूरी था ही। मैं ऑफिस पहुंच गया था। ऑफिस के बाहर उस सिक्योरिटी गार्ड को देखकर मेरे पसीने छूट गए थे। भले ही वो उस रिजॉर्ट वाला गार्ड नहीं था, पर उसे देखकर डर का एहसास हो रहा था। मैंने वहां अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया, सीधा ऊपर अपने ऑफिस फ्लोर पर चला गया। अंदर एंट्री करने के बाद सब लोग मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे और मुझे उन्हें देखकर पसीने छूट रहे थे। थोड़ी देर काम करने के बाद मेरा दोस्त विनय मेरे पास आता है। विनय से मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी। हम काफ़ी वक्त से अच्छे दोस्त की तरह रहते आ रहे हैं। कुछ साल पहले उसकी पत्नी का कार एक्सीडेंट हो गया था। तभी से विनय और मैं अच्छे दोस्त हैं। विनय मेरे कंधे पे हाथ रखता है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पीछे विनय नहीं बल्कि वो कपल का आदमी था, जो मुझे डरावनी सी स्माइल दे रहा था। मैं डर के पीछे हो गया और आंखें बंद कर ली और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तो मुझे आवाज़ आई, शिवांश क्या हुआ, आँख खोल। मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे विनय दिखाई देता है। सब मुझे देख रहे थे। मैं अपनी चेयर पर बैठा। विनय, मुझे लगता है तेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, कुछ दिन की और छुट्टी ले ले। तू कहे तो मैं बॉस से बात करूं? शिवांश, नहीं यार, अगर छुट्टी ली तो घर पर और दिमाग खराब हो। हर जगह रितिका की तस्वीरें हैं, उन्हें देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ ऑफिस का सर्वेंट आया और बोला, शिवांश सर, आपको बॉस ने अभी तुरंत अपने कैबिन में बुलाया है। मैं बोला, अच्छा चलो मैं आता हूँ। अच्छा विनय तू बैठ, मैं अभी आता हूँ। मेरे बॉस बाकी बॉस जैसे नहीं थे। वह बाकी बॉस की तरह गुस्सैल या खड़ूस इंसान नहीं थे। मैं कैबिन के अंदर जाता हूँ। बॉस, आओ बैठो शिवांश, और बताओ कैसी तबीयत है? शिवांश, बस बॉस पहले से बेहतर है और इसीलिए आज ऑफिस आया हूँ। बॉस, देखो शिवांश, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, सीधा अपनी बात पे आता हूँ। देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। वो तुम्हारे साथ तो क्या, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए था। खैर इस बात को ख़त्म करते हैं, सीधा बात पर आता हूँ। देखो शिवांश, तुम हमारे ऑफिस के सबसे कामयाब वर्कर हो, तो मैं आज से ही नहीं, काफ़ी समय से ये सोच रहा हूँ तुम्हें हमारे ऑफिस का मैनेजर बना दूँ।
शायद तुम भी इसीलिए काफ़ी लंबे समय से हमारे काम को सही ठीक ठाक तरीके से कर रहे हो, और तुम्हारे पीछे 3 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से हमारा ऑफिस काफ़ी समय से थोड़ा पीछे आ गया है। पर मैं तुम्हें अभी मैनेजर नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो। थोड़ा और वक्त ले लो और अच्छे से काम करो। शिवांश: जी सर, मैं समझ गया, मैं अच्छे से काम करूँगा बॉस। तो अभी तुम जाओ, और तुम्हें लंच करने का वक्त हो गया है। और हाँ, कल से तुम्हारे साथ एक और वर्कर आएगी जो तुम्हारे डेस्क के बराबर में ही बैठेगी, और वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ काम करेगी। शिवांश: मतलब सर? बॉस: मतलब ये है कि वह तुम्हारी पार्टनर होगी। शिवांश: सर, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ अकेले कर सकता हूँ। बॉस: अगर मगर कुछ नहीं, सीधा लंच करो और अपने काम पर जाओ। मैं अपना लंच करने जाता हूँ। विनय के साथ साथ मेरे और भी दोस्त कैंटीन में थे। सबने पूछा, क्या कहा बॉस ने? मैंने कहा, मुझे मैनेजर बनाने की बात की, और मेरे साथ एक नई वर्कर की। सभी दोस्त: क्या बात है, तेरी तो लॉटरी लग गई। चल, अच्छा है, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया यार। पूरे दिन भर का काम करने के बाद शाम 6 बजे घर आने का वक्त हो गया। सब जाने लगे। मैं नीचे था, ऑफिस गेट के बाहर। मुझे पीछे से विनय ने आवाज़ दी, शिवांश, शिवांश। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मैं अपने ऑफिस के बाहर नहीं, बल्कि उस रिजॉर्ट के गेट के बाहर था। ये देखते देखते मैं पीछे गिर गया, और जब देखता हूँ कि अंदर से विनय नहीं, बल्कि वह सिक्योरिटी गार्ड भागता आ रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी बैठे बैठे पीछे जाने लगा। और जब पीछे जाने लगा तो मैं किसी से टकराया। तब मैं पीछे देखता हूँ कि पीछे वही दो कपल थे। उन्हें देखने के बाद मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। मैं वही घुटने में सर रखकर बैठ गया था। इतने में मुझे विनय की आवाज़ आती है, क्या हुआ शिवांश? मैं मुंह ऊपर करके देखता हूँ कि मेरे सामने विनय था। विनय: क्या हुआ भाई? देख, मुझे लगता है अभी भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ दिन की तो छुट्टी ले ले, और कहीं अच्छी जगह घूमने चलते हैं। शिवांश: नहीं भाई, अभी बहुत काम है, और छुट्टी की तो सोच भी मत। और वैसे भी अब घूमने लायक जगह बची तक नहीं है, सब खत्म हो चुका है। चल, गाड़ी में बैठ, तुझे छोड़ देता हूँ। विनय: मानेगा तो तू है नहीं। चल, फिर अब छोड़ ही दे। गाड़ी में हम इधर उधर की बातें करते जा रहे थे। हम ज़्यादा आगे नहीं गए होंगे। गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। गाड़ी पर कोई नियंत्रण नहीं होता, और मैं उस आदमी को गाड़ी से उड़ा देता हूँ। मुझे होश नहीं होता। मैं सीधा गाड़ी से निकलता हूँ और भागा भागा पीछे जाता हूँ। वहां जाके पता चलता है वहां कोई आदमी है ही नहीं। मेरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। मैं खड़ा खड़ा ही हाँफने लगा था। मेरे कंधे पर कोई हाथ रखता है और बोलता है, शिवांश, पीछे तो देखो, मैं आ गया हूँ। मैं डर के पीछे देखता हूँ। मेरे पीछे कंधे पे हाथ रखने वाला वह सिक्योरिटी गार्ड था। वो बोल रहा था, साहब, क्या देख रहे हो? वो तो आदमी तो पिछले साल ही गुजर गया। आपने और आपकी पत्नी ने सब खत्म कर दिया। और ये बोलते ही वह जोर जोर से रोने लगा। मैं एकदम से जागता हूँ, देखता हूँ कि विनय मुझे बुला रहा था। क्या हुआ भाई? पीछे क्या देखने गया था? और तू अभी कहाँ खो गया था? शिवांश: कुछ नहीं, गाड़ी में बैठ और सीधा चल। विनय: यार, कुछ तो बता, क्या हो रहा तेरे साथ? बता यार। शिवांश: कुछ नहीं, मैंने कहा गाड़ी में बैठ तो बैठ, और घर जा अपने। विनय: नहीं यार, तुझे बताना होगा। मुझे बता के तो देख, आखिर क्या हो रहा है तेरे साथ? ये ऐसी क्या चीज़ है ये जो तुझे जीने नहीं दे रही है? बोल ना, कुछ चुप क्यों है? शिवांश: बता ना यार, बोलेगा कुछ, बोल तो यार। शिवांश गुस्से में: कुछ नहीं हो सकता, वो यहाँ तक आ चुका है, मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार के रहेगा। विनय: क्या? कौन है वो? आखिर क्या चाहता है वो? शिवांश: बैठ गाड़ी में, तुझे सब बताता हूँ। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। मैंने सारी बात बता दी कि क्या क्या हुआ था रितिका के और मेरे बीच, और अभी तक ये सब सुनने के बाद विनय का पूरा शरीर पसीने से नहा चुका था। वो बिना कुछ बोले अपने घर पर उतर गया और सीधा घर के अंदर चला गया। उसने ना ही पीछे पलटकर मुझे देखा। मैं भी फिर सीधा अपने घर चला जाता हूँ। घर पूरा सुनसान पड़ा था, किसी की आवाज़ नहीं थी, वरना रितिका की आवाज़ गूंजती थी पूरे घर में, और आज वो घर पूरा सुनसान था।
अगर कुछ था तो वो थी रितिका की यादें। मेरे डेस्क पे हमारे एक्सीडेंट की फ़ोटो पड़ी थी। उसे मैंने बिना देखे डेस्क के ऊपर की अलमारी में रख दिया था और ताई खाना ले आई थी। खाना खाकर मैं सीधा सोने चला गया। सुबह हो चुकी है। ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। ताई भी सुबह का नाश्ता ले आई थी और मैं खाना खा के ऑफिस चला गया था। ऑफिस जाके देखता हूँ कि विनय आज छुट्टी पर था। मैंने उसे फ़ोन लगाया, उसने मेरा फ़ोन उठाया ही नहीं। 10 मिनट बाद देखता हूँ कि बॉस के कैबिन से एक लड़की बाहर निकलती है। उसके पीछे बॉस भी आते हैं और बोलती हैं, ये आपके ऑफिस की नई मेहमान, यानी आपके साथ काम करेंगी। इनका नाम है एलिसिया और ये मिस्टर शिवांश के साथ काम करेंगी, यानी कि ये उनकी नई वर्कर पार्टनर बनेंगी। चलो तो अब आप चलिए और जाइए अपना काम करिए। एलिसिया सुंदर लड़की थी। ऑफिस में ऐसी लड़की मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। एलिसिया शिवांश के कैबिन डेस्क के पास जाती है और वहीं बैठ जाती है। वहीं पर उसकी जगह थी। एलिसिया, हेलो शिवांश, आपको तो पता ही होगा कि मैं आपके न्यू पार्टनर हूँ। शिवांश, हाँ जी। एलिसिया, वैसे मुझे आपकी पत्नी का कार एक्सीडेंट के बारे में पता चला, सुन के बहुत बुरा लगा मुझे। आपको बुरा तो नहीं लगा ना मैंने इसके बारे में बात करी? शिवांश, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। होने को टाला नहीं जा सकता है। खैर, अब इस बात को बंद करके आगे काम करें अभी। एलिसिया, हाँ जी बिल्कुल। 1 महीने बाद विनय ऑफिस वापस आ जाता है। मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर कहाँ था तू? विनय बताता है कि वह गांव गया था 1 महीने की छुट्टी लेकर। मैंने पूछा तो तेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था? बताया कि मेरे गांव में सिग्नल प्रॉब्लम है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हम दोनों अपने अपने काम पर लग गए थे। 2 महीने बीत चुके हैं। एलिसिया के आने के बाद सब चीज़ें मानो कम हो चुकी थी। एलिसिया और मैं अब एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। पर मेरा मन कभी रितिका के अलावा किसी और की तरफ नहीं बना और शायद बनेगा भी नहीं। आज एलिसिया घर आने वाली थी। इतने समय बाद मैंने खुद घर साफ किया। रितिका के जाने के बाद आज वही वक्त था जिसका मुझे कोई इरादा नहीं था। 11 बज चुके थे। एलिसिया का आने का वक्त हो चुका था। मैं नीचे दुकान से घर का कुछ सामान लेने गया था। सामान लेके जब मैं ऊपर आ रहा था तब मुझे सीढ़ियों पर एक आदमी दिखा। उसे देखकर मैं 2-4 सीढ़ियां ही आगे बढ़ा था। इतने में वह आदमी बोलता है, तुमने उसे ध्यान से नहीं देखा, जाओ ध्यान से देखो। मैं बोला क्या? क्या आप मुझे बोल रहे हैं? तुमने तस्वीर को ध्यान से नहीं देखा, जाओ ध्यान से देखो। क्या तुम जानना नहीं चाहते हो उस तस्वीर में ऐसा क्या है? इतना बोलते ही वह आदमी नीचे जाने लगा। मैं उसके पीछे भागा। मैं जैसे ही बाहर तक पहुंचा तभी सामने से एलिसिया की गाड़ी आ गई। मेरी और गाड़ी की टक्कर हो जाती है, पर सही वक्त पर एलिसिया ने गाड़ी रोक दी। एलिसिया, शिवांश, तुम ठीक तो हो ना? शिवांश, हाँ मैं ठीक हूँ। एलिसिया, तुम भागते हुए क्यों आ रहे थे? किसके पीछे भाग रहे थे? शिवांश, क्या तुमने अभी यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है? एलिसिया, नहीं तो। पर क्या हुआ, कौन था वो? शिवांश, कुछ नहीं, चलो आओ अंदर चलो। एलिसिया, पर वो? शिवांश, वो कुछ नहीं, बाहर धूप हो रही है, अंदर चलो। हम घर में आ गए। मैंने उसे सोफे पे बैठाया और बोला, आराम करो, मैं कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। लो कोल्ड ड्रिंक और बताओ क्या चाहिए? कुछ नहीं, आओ तुम भी यहाँ बैठो। शिवांश, ओके। अच्छा एलिसिया, ये बताओ कि तुम्हारा परिवार कहाँ से है, तुम कहाँ से हो? एलिसिया, मेरा कोई परिवार नहीं है। जब मैं छोटी थी तब मेरा परिवार एक दुर्घटना में जल गया। फिर मुझे मेरे रिश्तेदारों ने गोद ले लिया। ये सुनने के बाद मैंने उससे ज़्यादा कुछ और पूछा नहीं। शिवांश, माफ़ करना, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। एलिसिया ने मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, कोई बात नहीं, अच्छे दोस्तों में ऐसे सॉरी थैंक यू नहीं चलते हैं शिवांश। एलिसा के हाथ पकड़ने के बाद मैं घबरा गया था। मैंने बात को टाला और बोला, वैसे हम ऑफिस के जिस काम से मिले हैं वो काम करें। मेरे पास ऑफिस की पुरानी फाइल है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। मैं अपने डेस्क की ऊपर वाली अलमारी में से फाइल निकालने लगा। फाइल निकालते वक्त अलमारी में से नीचे रितिका के और मेरे एक्सीडेंट की फ़ोटो थी। जब मैंने उस फोटो को उठाया और ध्यान से देखा तो मेरे दिमाग में उस सीढ़ी वाले आदमी की बात याद आई जो बोल रहा था,
तुमने तस्वीर को ध्यान से नहीं देखा। जाओ ध्यान से देखो। क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि उस तस्वीर में क्या है? दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।